नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों 6 चरणों का मतदान हो चुका है, यानी कि अब 6 चरण पूरे हो गए हैं और एक चरण बाकी है। और आज की डेट में लोकसभा चुनाव कहां पर खड़ा है, ये चुनाव किधर जा रहा है, हवा किसकी बह रही है, ये सब जानने के लिए सुशील दुबे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह एक बार फिर से। और वोटिंग के बाद अपनी महत्वपूर्ण राय देते हैं और बताते हैं, अपना विश्लेषण बताते हैं हर एक सीट का। तो आज भी हम वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। 14 लोकसभा सीटें, क्या कहता है समीकरण, किसकी हवा बह रही है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए की। सुशील सर, बहुत स्वागत है आपका। सुशील सर, सबसे पहले आपसे एक छोटा सा विश्लेषण कि 6 चरणों के बाद अब आप पूरा चुनाव किधर देख रहे हैं। मात्र एक चरण का मतदान बचा है 1 तारीख का। अब अनुज में भारत एक्सपोज को जिंदाबाद करते हुए बहुत कुछ सामने आ गया है। बहुत कुछ गंगा गोमती का, वो वाली गंगा गोमती नहीं जो जिसपे हजारों रुपए खर्च होने के बाद भी वो गंदी है, वो नहीं, जो निर्मल पानी है वो साफ अनुज बहुत कुछ मन में पीड़ा भी है। तुम्हारे सोच पे कुछ बोल दें जी। अब 14 में कहने वाला व्यक्ति जो पीएम है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इस पूरे चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में मंगलसूत्र नहीं बिकने दूंगा, लुटने दूंगा, भैंस नहीं बिकने दूंगा, लुटने दूंगा, दुकान, ये सब, वो बैंक की पासबुक कांग्रेस चोरी कर ली है। मतलब क्या ये पीएम का लेवल नहीं है। अगर 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 पीएम के चाहने वाले लोग उनको विश्वगुरु मानते हैं, अगर चंपत राय अयोध्या वाले कहते हैं कि वो जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी के भक्त से, इस टाइप से बातें होती है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमारे पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है इसमें। हमें खाली चमचागिरी की और लहालूट होने की और चरणों में गिरने की आदत पड़ गई, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। और फिर इस चरण में आके अगर चुनाव आयोग पर, मैं अभी कुरैशी साहब को सुन रहा था जो पूर्व ईसीआई चुनाव आयुक्त रहे, चीफ इलेक्टर, उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे गैर जरूरी है, कोई संदेश चल रहा है। एडीआर ने वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, तो जिसमें माननीय चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि मैं रात भर सुनने को तैयार हूँ। 1,07,00,000 वोटों का, अरे जब फार्म 17 को मैं जानता हूँ, ठीक को जानता हूँ, आपके वोट जब पड़ते तो वहीं पर वो जो बैठा होता है इनका कर्मचारी टिक करता है। मेल फीमेल का तो अलग हो जाएगा, तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो तो टिक करता है कि 786 वोट पड़े तो पड़े, अंत में 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद। उसमें 6 दिन का कंफ्यूजन क्यों, इतना वोटिंग परसेंटेज में कंफ्यूजन क्यों? ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा, तो अब देश जब इस लेवल पे आके संदेह करने लगे, लोग संदेह करने, और एडीआर ऐसी बड़ी संस्था करे, तो हमें लगता है जो हमारे आंकड़े हम लोग कर रहे हैं, जो ओरिजिनल आंकड़े हैं, आंकड़ों में तालमेल हो जाएगा। जैसा संदेह है कि मैंने हर बार ईवीएम को दोषी नहीं माना, कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इस लेवल पे आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप वोट दें, Z+ दें। अच्छा ये बताओ अनुज, आपसे सवाल है कि Z+ क्या मतलब? इतने बड़े बड़े लेवल पे जो लोग रहते ही हैं हर वक्त सुरक्षा के दायरे में, उनको Z+ का कौन सा खतरा होता है? इन्हें ऐसी कौन सी रेटिंग कहाँ से आ रही है तो इनको सब कुछ Z+ दी जाती है? तो जनता का आदमी तो एक बार मान लेते हैं कि जनता का सीएम है, नौकरी है, जनता का बीच चलता है, हजारों लोगों की भीड़ में जाता है। इन लोगों को क्या घर से ऑफिस से करो, और दोनों जगह इनकी सीआरपी लगी है, पीआरसी लगी, जो भी केंद्रीय सुरक्षा है, इन्हें कौन सा डर होता है? बिल्कुल, तो बड़ा महंगा सब हो रहा है, और जो चाह रहा है, जैसा चाह रहा है, ये थोड़ा असमंजस में डाल रहा है ये सब पूरे देश की। और 14 के बाद तो बहुत कुछ होने लगा है। खैर, अब आप एक चीज देखिए, मैं इसी चरण में बोलूंगा। अब देखिए चुनाव कहां पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहब, प्रमुख जी हैं, संत हैं, आदरणीय हैं, लेकिन वो कहते हैं एक सीट पे वो देते हुए, किसी प्रत्याशी को आशीर्वाद देते हुए, वहां की जनता से कहते हैं कि लतिया के भगा देना, निकाल देना। अब 7 साल बाद अपना विकास नहीं गिना पा रहे हो, और लतिया के मतलब उनको भी मतदाता को अपमान नहीं है। मान लो जिस मतदाता ने उनको वोट दिया है, जिस वक्त तो लतिया के निकाल दोगे आप। और वही प्रत्याशी दूसरे दिन कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, भी आपको समझ में आ जाएगा, बता देंगे, और वही प्रत्याशी जो उनके जाने के बाद दूसरे दिन कहते हैं कि 4 जून को रावण का वध होगा। रावण हम लोगों के लगते
रावण ब्राह्मण मत होगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री आ चुके, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गृह मंत्री आ चुके, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीएम आ चुके, दो डिप्टी सीएम आ चुके, 50 मंत्री, एमएलए, एमपी। उसके बाद भी, और आप 10 साल से वहां पर एमपी हो डुमरियागंज में, उसके बाद भी आप ये कौन सी भाषा है, जरा ये बताएगा, ये चुनाव बताएगा। अब लतियाए और बंद इसी पे हम 10 साल में हमने एमपी गिरी की है। अब आप पूछिए, आप पूछिए। बिल्कुल सर, शुरुआत करते हैं सर, जिसका जनता बहुत देर से इंतजार कर रही है और दिन भर पूरे वोटिंग के दौरान इंतजार करती है कि भाई सुशील सर का विश्लेषण सुनना है हर सीट पर। और अच्छा खासा समय आप भारत एक सोच को देते हैं इस सीटों का विश्लेषण करने के लिए। सबसे पहले उसके लिए बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। डुमरियागंज पर आ जाते हैं। डुमरियागंज में जगदंबिका पाल समाजवादी पार्टी से, कुशल तिवारी और नदीम मिर्जा बीएसपी से है। क्या कहता है सर डुमरियागंज का विश्लेषण? हर चरण पे मैंने आपसे कहा छोटे भाई प्रिय अनुज, इसमें पड़ेगा वोट। अब लाखों वोट भाजपा को पड़ता, सब हजारों पड़ेगा। ठीक है, ये स्थिति है। अब ये नुकसान और फायदे में नहीं है, बस ठीक है, जितना इनका कोर वोट है वो ले लें। तो अब ये पूरा चुनाव इसमें पाल साहब में और इनमें है कुशल तिवारी, शंकर तिवारी कुशल, जो संत कबीरनगर से 2 बार एमपी रह चुके हैं और सौभाग्य से वो पूर्वांचल के पुरोधा, ब्राह्मण पुरोधा हरशंकर तिवारी, स्वर्गीय हरशंकर तिवारी के सुपुत्र हैं, और जो बिल्कुल जिनको पर एक भी आरोप नहीं है। ठीक, यहाँ चुनाव बड़ा जबरदस्त हो गया है, बहुत जबरदस्त। मैंने इसी का तो नाम लिया, उसी जगह का। वहां पर लतिया, अब बताओ, अब ब्राह्मण प्रत्याशी है अगर सपा की तरफ से, तो उससे कहा जाएगा लतिया के निकाल दो। अब बाकी उसकी इच्छा है डुमरियागंज की जनता की, लतिया के निकाले या वध करे। लेकिन ये शब्द जो है वो थोड़ा सा लतिया के और वध करने वाले, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारी पड़ गए हैं पाल साहब, भारी पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं भारी लिख दीजिए, भारी पड़ गए हैं, भारी। हाँ सर, मैंने लिख दिया इस पे। और नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, भारी पड़ गए, भारी पड़ गए, भारी पड़ गए। ठीक है सर, भदोही की सीट आ जाते हैं सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकसभा सीट है। ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी को दे दी है अखिलेश यादव ने ये सीट। ममता दीदी से वादा किया था उन्होंने और एक सीट दे दी है। डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ से लड़ाई लड़ रहे हैं, बीएसपी से हरिशंकर चौहान लड़ रहे हैं। तो बिंद साहब बीएसपी से, बीजेपी से हैं और टीएमसी से त्रिपाठी जी हैं। क्या लगता है सर? भाई 9 सीटें थी बीजेपी में, पिछली बार 19 में या 14 में 9 इनकी थी, 4 बीएसपी की थी, 1 सपा की थी। तो मुझे लगता है कि ये वाली लड़ाई दोनों मैंने देखी, दोनों संगी है। ये आपके चौहान साहब बहुत ज्यादा वो नहीं लोड ले पा रहे हैं यहाँ पर, या पूरी लड़ाई बिंद में और त्रिपाठी जी में है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जो पल्ला है वो बिंद का भारी है, और लेकिन लड़ाई बराबर है। अपर हैंड और जो एज ले रहे हैं वो डॉक्टर विनोद बिंद ले रहे हैं, बिन ले रहे हैं। हालांकि सर सुनने में जो आया, हम लोग को रिपोर्ट्स मिली कि ललितेश पति त्रिपाठी अच्छा चुनाव लड़े हैं इस बार, और जमीन पर अच्छी लड़ाई देखने को मिली है। 1-1 की लड़ाई में 50-50 में है, 50-50 में, लेकिन एज ले रहे हैं बीच। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 50-50 है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो 50-55 ये और तो ये है, सीधे है, लेकिन एज ले रहे हैं, ठीक है सर। लालगंज सीट सर आजमगढ़ से सटी हुई सीट है। पूर्वांचल का चुनाव वैसे भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। नीलम सोनकर भारतीय जनता पार्टी से, सपा से दरोगा प्रसाद सरोज है, बीएसपी से इंदु चौधरी है। सर लालगंज की सीट क्या कह रही है? दलित मुस्लिम यादव बहुत सीट है जी, सीधी दलित मुस्लिम यादव बहुल सीट है। अब जब बहुल सीट होती है और माहौल भी वैसे ही होता है जिंदाबाद वाला पीडीए का, तो मुझे लगता है कि दरोगा प्रसाद सरोज बड़े तगड़े नेता हैं, बड़े तगड़े नेता हैं, और नीलम जी तो एमपी रही हैं। तो अब ये हमें लगता है कि सरोज जी अपर हैंड है। ठीक है सर। सर श्रावस्ती आ जाते हैं। साकेत मिश्रा नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं, एमएलसी है मौजूदा समय में, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। राम शिरोमणि वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम प्रत्याशी ददन खान को यहाँ पर बीएसपी ने उतार दिया है। सर श्रावस्ती की सीट क्या कह रही है इस बार? अब श्रावस्ती में उतार दिया है मुस्लिम को, बताओ ठीक है, किया तो ठीक, अपना गिनती करते हैं। साकेत मिश्रा एक बड़ा नाम है, बड़े पिताजी के पुत्र हैं, बड़े पिताजी के। नृपेंद्र मिश्रा मतलब दिल्ली, मतलब सत्ता, मतलब की पोस्ट। तो लेकिन जो ये है महाराज, हमारे जो राम शिरोमणि वर्मा, पिछली बार ये भाजपा से एमपी थे ना, है ना,
मुझे जी लगता है किसी बात से। जी अब जी सपा जी। में आ गए हैं, तो लड़ाई तगड़ी है, टफ लड़ाई है, लेकिन हाँ एज आ रही है उसमें वर्मा जी को। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है सर श्रावस्ती में कि पूरा भाई जोर किसी। इस पर, हाँ सब लोग आ चुके हैं, मोदी भी, सब जितना जितना, जैसे वो डुमरियागंज में है, वैसे यहाँ हाँ। भाई उनको तो आना ही आना है। भले ही वो स्मृति ईरानी के नहीं गए थे पीएम साहब, भले ही नहीं गए थे, लेकिन यहाँ तो आई तो उनकी उनकी मिश्रा जी की कुछ का मामला है ना। लेकिन हमें लगता है राम स्वरूप वर्मा भारी पड़ रहा है। भारी पड़ रहे हैं हाँ सर, ये बड़ी बात होगी अगर ऐसा होता दिखाई देगा तो ये बड़ा खेल हो जाएगा श्रावस्ती में। हाँ। बिल्कुल। सर अंबेडकर नगर आ जाते हैं, रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी लालजी वर्मा और कमर हयात बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, रितेश पांडे और लालजी वर्मा दोनों बीएसपी के पुराने साथी रहे हैं। दोनों बीएसपी के हैं, ये एमपी रहे हैं, ये एमपी रहे हैं। बिल्कुल और रितेश पांडे। वो है। लेकिन अभी इधर क्या खेल हुआ है, लोग बाहुबली है और मजबूत लोग हैं। ये पांडे परिवार बड़ा मजबूत हो, वो तो एक जैसे जनरल जो वर्कर टाइप से जब नेता बनते हैं, तो लालजी वर्मा तो उसमें आते हैं, लेकिन ये लोग हर तरीके से सक्षम है, राकेश पांडे परिवार। और इन्होंने 2-3 दिन पहले एक और काम किया, बड़ा कर्रा काम किया। उन्होंने 4 वहां पे बड़े नेताओं को अपने साथ ले लिया है। 4 बड़े नेताओं, मेरे अपने नाम लिखे हैं, राम मूर्ति वर्मा, शंकरलाल मांझी, राकेश पांडे इनके पिताजी, और अभय सिंह। इन लोगों को उसमें शायद उसमें तो ये आने के बाद राकेश पांडे का पलड़ा भारी हो गया है। अच्छा, राकेश पांडे का पलड़ा भारी हो गया है। राकेश पांडे का पलड़ा भारी हो गया है इसमें तो यहाँ पर ये भाजपा ज्यादा नंबर गठबंधन मिलते का, दिखाई दे रहे भाजपा हैं। में एनडीए का ये पल्ला भारी हो गया है। पल्ला भारी हो गया है, ठीक है सर, एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है रितेश पांडे तेज को। नहीं, ये पल्ला भारी है, काफी भारी है। पल्ला भारी है तो निकाल सकते हैं सीट, अगर आप कह रहे हैं तो निकाल सकते हैं सीट, ये विन कर सक्षम है, सकते। ये हर चीज में, जैसे सामदाम दंड भेद है ना, जी तो जी ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है सर। अगली सीट है आजमगढ़ की, दिनेश लाल यादव निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, मसूद अहमद। बहुत क्या एक तरफा लड़ाई है या फिर कांटे की टक्कर है यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है? पिछली बार भी एक तरफा थी। अगर वो घोसी वाले को क्या नाम, वो अरे गुड्डू जमाली, 1.25 लाख 1.5 लाख के वोट ना होता तो पहली पिछली बार ही थी, वो अखिलेश भाई की सीट थी, इनकी हो जाती है। तो अब गुड्डू जमाली यहाँ पर वोट मांग रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे इसको वो कर दीजिए, तो इसमें है अब नरहुआ का काम हो गया, वो तो सीधे धर्मेंद्र यादव सीट निकाल दी। धर्मेंद्र यादव विन लिख दिया है मैंने उसके आगे। बाकी बाकी मोदी मैजिक चल जाए तो अलग बात है, चुनाव आयोग का मैजिक चल जाए तो अलग बात है। ठीक है सर, अगली सीट आते हैं सर बस्ती लोकसभा सीट में हरीश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी से है, सपा से राम प्रसाद चौधरी है, बीएसपी से लवकुश पटेल है। सर बस्ती का समीकरण आपकी नजरों में क्या कहता है? बस्ती में दूसरी बार से हैं, तीसरी बार हैट्रिक के हैं हरीश जी द्विवेदी जी। और ये बस्ती का जो जमीनी नेता है, बड़ा नाम है, वो राम प्रसाद चौधरी का है। बैकवर्ड पे, अति बैकवर्ड पे, मतलब एक बड़ा नाम, जिसे कहते हैं कि बस्ती में राम प्रसाद चौधरी का फला। तो यहाँ पर आके लड़ाई जो है ये नेक टू नेक रहेगी, 50-50। हाँ, ये इनकी हैट्रिक वाली में अभी ये मामला फंस गया है। मुझे लगता है कि ये बराबर की लड़ाई है। ठीक है सर। हालांकि सर इस बार चुनाव में सर क्या देखने को मिल रहा है कि क्या कैंडिडेट के चेहरे पर वोट पड़ रहे हैं या फिर पार्टी पर, या फिर कहा जा रहा था कि भाई जो बड़े नेता है उनके चेहरे पर वोट पड़ रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है? मोदी मैजिक तो पिछली बार था, मोदी हर मोदी मैजिक, हर मोदी मैजिक। तो जो सबसे बड़ा नाम है वो मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, और जो चेहरे लड़के जीते थे वो मोदी के नाम पे जीते थे पिछली बार, जो 62 सब जो थे वो मोदी के नाम पे थे, और जो मोदी ने जिसको दे दिया वो जीत गया। अभी की वो स्थिति नहीं है अनुज कि बीजेपी का टिकट हो गया, क्योंकि अब वो टिकट मोदी वाली बीजेपी का है, वो अटल जी, अडवाणी और बीजेपी विचारों वाली बीजेपी का नहीं है। वरना इतनी देर नहीं लगती केसरगंज में, भाई उन्होंने तो आंखों में आंख डाल के टिकट निकाला है ना। बिल्कुल तो ये फर्क नहीं पड़ता है सब चीजों का। तो आप हरीश जी, तो ये जो अब हुआ क्या है, हिम्मत कर नहीं पाए, कैसे चेंज करते। लेकिन उन्हें लग रहा था, तब तक ही लग रहा था, देखो हुआ क्या, सारी सीटों पर मान लीजिए, तब तक ही लग रहा था लोगों को कि वो मोदी मैजिक और हर मोदी के नाम पे सब कुछ हो, बस सब ठीक है हिंदुस्तान। लेकिन बीच में संविधान भी आ गया,
बीच में एकदम से राहुल का भी जो है उफान हो गया, बीच में एकदम पीडीए भी बन गया, बीच में एकदम से मुसलमानों का भी शांत होकर चुपचाप होना, और बीच में जनता चुप हो गई। वरना तो सीधे होता था हर मोदी और ये गले में और तिलक और ये पर, तो वो सब चीजें एकदम साइलेंट हो गई हैं। बीच में जो कांग्रेस का संविधान वो है जो मैनिफेस्टो, उसको लोग डाउनलोड करना शुरू कर दिए। तो मुझे लगता है बीच में चीजें ऐसी होती चलेगी कि एक तरफा चुनाव रह ही नहीं गया। बिल्कुल एक बिल्कुल तरफा चुनाव नहीं रह गया कि मोदी के नाम पर उन्होंने वोट डाला और टपाटप वो जो वो कमल पे, और काम खत्म हो गया। अच्छा, पिछले दो बार में क्या हुआ है अनुज, कि किसी ने कमल देखा ही नहीं है, उन्होंने कमल देखा और कमल के ऊपर मोदी देखा। और तभी तो ये 405 का मामला तभी तो था, अति उत्साह में 405 कह गए, 303 से बैठा के 405 को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया लल्लू सिंह ने, अरुण गोविल ने, फैजाबाद वाले लल्लू सिंह ने और बरेली वाले अरुण गोविल ने हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान मोदी का संविधान होगा। मोदी के संविधान के नाम पे दलितों ने सीने पे चिपटा दिया अम्बेडकर को और अम्बेडकर के संविधान को। ये आ गया उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। देखिए यहाँ पर व्हाइट कॉलर को तो छोड़ दीजिए, जो गांव में बैठते ना कंधे पे गमछा डाल के, मुरासा बांध के, चप्पल वाले और वो फटी बनियान वाले, वो भैया वो ऐसा वोट कर रहे हैं कि बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। नहीं, इसमें ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण इलाके से लोग बहुत ज्यादा निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, और जात फैक्टर, कास्ट फैक्टर बहुत रहता है। अनुज, आप लखनऊ देख लो, 52 इतने बड़े लीडर देश के 52% तो रह गए, और मोहनलालगंज ने 62% से ऊपर लग गए। नो डाउट एकदम सटी हुई सीट है मोहनलालगंज और लखनऊ तो। खैर चलते हैं सर आगे, संत कबीर नगर आ जाते हैं। प्रवीण निषाद संजय निषाद के बेटे हैं, सपा से पप्पू निषाद और नदीम अशरफ बीएसपी से। संत कबीर नगर सर निषाद वर्सेस निषाद की लड़ाई देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है आपको? प्रवीण निषाद कम वोट से हारे थे, शायद ज्यादा वोट से नहीं हारे थे। और इस माहौल में यहाँ पर मैं एज दूंगा प्रवीण को, और लेकिन है फाइट, ऐसा इतना आसान नहीं है कि बस निकाल दिया तो निकाल दिया, लेकिन एज दूंगा, एज प्राथमिकता इस पे जो है मैं प्रवीण निषाद को दूंगा। प्रवीण निषाद को देंगे, हाँ, प्रवीण निषाद दूंगा। सर अगली सीट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सर, मेनका गांधी की सीट है सर, सुल्तानपुर। रामभुआल निषाद समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, उदराज वर्मा जो है बीएसपी से लड़ रहे हैं, और सुल्तानपुर में एक बड़ा खेल हुआ है कि सोनू मोनू जो है वो आ गए हैं, सोनू सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो कुछ लोग तो सर ये भी कह रहे थे कि ये सीट तो हम लोग समझ रहे थे कि मेनका गांधी एक तरफा निकाल देंगी, लेकिन रातों रात खेल हो गया है सोनू सिंह के आने से। तो आपको क्या लग रहा है सर? मुझे लगता है मेनका जी के पुत्र को जिस तरीके से बीजेपी ने बेनी वंश से वो किया है, जेंट किया है, तो उसका असर मेनका जी पे भी आया। अच्छा, कहीं ना कहीं हाँ आया। एक मानसिकता होती ना, तो लड़का भी शुरू कर दिया, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, लड़के को हमें विचलित कर दिया, इस टाइप से मानसिकता आ जाती है। अब 10 साल इनको भी हो गया, लेकिन ये जो अभी हुआ है सोनू मोनू वाला, और वहां पर एक पूर्व सभासद, पूर्व विधायक है अनूप साडा, बहुत तगड़ा लड़ा रहे हैं, पूर्व विधायक है रायबरेली वहां की सीट है, और रामभुआल निषाद एक बहुत शानदार नेता है वहां पर। मुझे लगता है ये मामला ये फंस गया मेनका जी का, ये मेनका गांधी की सीट मेरी जो खबर है उस हिसाब से फंस गया है। यहाँ पर बिल्कुल इंटैक्ट जो है दलित, बेक्सर, मुस्लिम और ये सब बैकवर्ड, अति बैकवर्ड सब इकट्ठा हो गया और लहर चल नहीं रही है। हमें लगता है मामला रामभुआल फंसा है, रामभुआल के पक्ष में एज मिलता दिखाई दे रहा है रामभुआल को। ठीक है सर, अगली सर कुर्मी वोटर से सीट पर बहुत ज्यादा है, फूलपुर सीट है सर। प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, और बीएसपी से जगन्नाथ पाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पर क्या राजा भैया वाला फैक्टर काम करेगा क्या? मौर्य और दलित सीट ज्यादा है यार जी, बाकी फिर और राजा भैया का 100% काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर सीट पे जो पिछली बार वो केसरी देवी पटेल थी, उनका टिकट काट दिया है ना बीजेपी ने। हाँ सर, काट दिया है ना, तो ये मामला फंस गया है आके। और राजा भैया का फैक्टर और मोदी लहर मैजिक है नहीं, और सब बीते नया कैंडिडेट है, कुछ चीजें अब आके सीधे मौर्य 50-50 में आ गया मामला। इसमें तो जो जिसने मैनेज कर लिया वो निकाल लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं केसरी देवी पटेल का टिकट कटना ये नुकसानदायक हो रहा है एनडीए कैंडिडेट को।
सर अगली सीट है मछली शहर। भारतीय जनता पार्टी से बीपी सरोज हैं और समाजवादी पार्टी से प्रिया सरोज हैं और बीएसपी से कृपाशंकर सरोज हैं। तो सरोज वर्सेस सरोज की लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है। तो मछली शहर का आंकड़ा आपके सामने क्या लग रहा है, क्या विश्लेषण लग रहा है सर? पिछली बार भाई साहब 150 वोट के आसपास जीते थे शायद, 150 एक वोट सौ के इक्यासी आसपास। एक सौ इक्यासी एक सौ हाँ इक्यासी हमें नहीं ऐसे ही, मतलब सबसे देश की सबसे कम जीत हम्म, थी, अब समझ लीजिए कि और आपकी जो हाल जो हुआ है हिसाब से, अब आप जब 100-200 के आसपास लोकसभा में जीतना, मुकद्दर से तो जीत ही गए, और देश सही की बात है। सबसे कम कम उसकी तो मुझे लगता है कि यहाँ तो अब तो ये, और तूफानी सरोज का एक बड़ा नाम है, बड़ा बातें हैं, तो बिल्कुल यहाँ तो मुझे लगता है कि ये नई लड़की है, नए हिसाब से एक्टिव है, और शायद वो सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर में भी है। वकालत भी करती हैं सर हाँ ये। हाँ वो शायद वो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बड़ी वकील है, तो मुझे लगता है कि प्रिया सरोज 26 साल को, उम्र है सर केवल। हाँ। हाँ प्रिया सरोज, भाई प्रिया सरोज और पुष्पेंद्र सरोज, वो इंग्लिश सरोज का लड़का कौशाम्बी वाला, हाँ दोनों हाँ ये हाँ बराबर ही है। वो हाँ। 25 एक हुआ, एक 26 में इकरा 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 को भी इसमें जोड़ सकते हैं सर, इकरा हसन कैराना। कितना आंसर हो, हाँ वो कराना हम्म वाली। तो मुझे हम्म लगता है कि प्रिया सरोज जो दिल्ली में है ही है, वो दिल्ली में है ही है, और सुप्रीम कोर्ट की वकील ये भी नहीं कि लोअर कोर्ट को, तो मुझे लगता है कि जनता आपकी प्रिया सरोज को लगा देगी, चंदन टीका जो भी होता है वो लगा देगी। बड़ा खेल हो जाएगा सर, एकदम नया अरे चेहरा, युवा चेहरा। पिछली बार खेल ही हो गया था, पिछली बार ही खेल हो गया हम्म था। हम्म पिछली बार कौन सा रहा था, बिल्कुल सर, दो एक सौ बूथ का, इक्यासी एक वोट कुछ बूथ, नहीं होते सर। एक हाँ एक बूथ ठीक कर लेते तो इसी हम्म, बार खेल हो गया। इसी को हाँ तो सर वो कहते भी। हैं, देखो हाँ। सभासद का चुनाव नहीं था, 5 साल हम्म आदमी देश की सबसे बड़ी सत्ता में रहा है, पंचायत में रहा है, 181 वोट से जीतने के बाद, आप सोचिए मुकद्दर हम्म। है। बिल्कुल आप सर, और कैसे वही मान, लोकसभा सर, विधानसभा नहीं, कोई पंचायत चुनाव हमने नहीं, लेकिन सभासद कह लोकसभा का दिया, चुनाव। अरे हाँ सभासद कह दिया, सभासद नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो अरे लोकसभा, जिंदगी भर ये लोग एक्स होने के बाद जिंदगी भर हम्म जहाज, ट्रेन, रहना, खाना, फला, कितनी सुविधाएं मिलती है, पूरी जिंदगी मस्त हो जाती है। बिल्कुल सर, प्रतापगढ़ सीट पर आ जाते हैं। 12वीं सीट है। संगम लाल गुप्ता यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी से एसपी सिंह पटेल हैं और प्रथमेश मिश्रा बीएसपी से। प्रतापगढ़ सर राजा भैया का क्षेत्र, सबको पता है, कैसे देख रहे हैं? जब बेचारा संगम लाल तेली पे आ जाए कि मैं तेली हूँ, अपने आप जात बताने लगे, मंचों पर रोने गाने लगे, तो समझ लीजिए। और फिर मालूम है कि एक बार प्रमोद तिवारी जी शायद धकिया दिए थे, क्या कर दिए थे, एक बार और भी कुछ हुआ है, तो ये ऐसे ही रहा। सब यहाँ तो राजा भैया ने सीट निकलवा दी ना, ये प्रतापगढ़ तो राजा भैया ने सीट निकलवा दी तो इनकी। एसपी सिंह पटेल जीत रहे हैं एसपी फिर से, अरे आपके कुर्मी हिसाब से? नेता है, बड़ा प्रदेश का बड़ा कुर्मी नेता है, कितना बड़ा कॉलेज चला रहा है, पत्नी एमएलसी हाँ है, खुद एमएलसी रहे, जेल जाने के तमाम घटनाओं के बाद भी अगला सब बातें करके, आप देखिए खुद एमएलसी, और कितना बड़ा नेता है कुर्मियों का, हरदोई का और सबका। तो ये चीज तो और शानदार चुनाव लड़ रहा है, बिना व्यक्ति चुनाव है। अच्छा लड़ रहे हैं। नहीं ये तो निकलने वाला चुनाव लड़ रहा है, अच्छा नहीं तो निकलने वाला चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये तो आप इसमें टिक कर दीजिए। ठीक है सर। प्रतापगढ़ तो ऊपर से राजा भैया का सपोर्ट मिल ही गया है, तो वो सोने पे सुहागा इंडिया गठबंधन के लिए होता दिखाई दे रहा है। सर इलाहाबाद सीट पर आ जाते हैं। नीरज त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से उज्जवल रमण सिंह और बीएसपी से रमेश सिंह पटेल। इलाहाबाद की सीट, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है यहाँ से सर। सच बताएं ना, इस सीट पर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था नहीं था। टिकट, आपने कैसे कैसे टिकट दे, 181 जीतने वाले को टिकट दे दिया, और कहते और बीके सिंह को कटवा दिया, काट दिया, कंगना रावत को आपने टिकट दे दिया। तो ये कुछ चीजें हुई जो मैसेज गया ना समाज में, ऐसे ही बस गया, ये टिकट नहीं करना चाहिए। अब काचू केजरीवाल जी ने अपने, वो राज्यपाल जी ने अपने प्रभाव से जो भी कुछ रहा हो, जैसे कानपुर में टिकट कटा, सज्जो पटेल है ना, और रमेश अवस्थी जीते आ गए सामने, अब वहां पर कांग्रेस भारी पड़ गई, बेवजह टिकट कर रहे ना, कोई ऐसा तो चुप नहीं था रमेश अवस्थी वहां के कानपुर के बड़े भारी प्रसिद्ध, तो यही अब मोदी मैजिक चला नहीं। यही सर हम लोग ने बरेली में देखा, संतोष गंगवार का टिकट काटा तो वहां पर भी यही बड़ा बरेली विरोध में देखा हम लोगों ने, हमारे इसमें है, आपके आर्काइव में है, यही बरेली देखा। अब सुनो अनुज,
ये टिकट नहीं करना चाहिए। और केसीनाथ जी क्या किसी भी कारण से नीरज भाई को, डॉक्टर नीरज जी को टिकट मिला है, तो अच्छा है, ठीक है, लड़ रहे हैं। लेकिन उधर भी देवती रमन इलाहाबाद प्रयागराज के एक स्टॉल वर्ड हर चीज से कहते हैं। उज्जवल रमन बहुत आगे है इस चुनाव इंडिया आगे आगे। ठीक है सर, एक आखिरी सीट बची है सर जौनपुर की, बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। कृपाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से, बाबू सिंह कुशवाहा सपा से और श्याम सिंह यादव जो कि मौजूदा सांसद है बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। धनंजय सिंह, उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी, बहुत कुछ देखने को मिला, टिकट मिला, टिकट कटा, सपा से लड़ेंगे, धनंजय सिंह की खुद निर्दलीय उतरेंगे, फिर आखिरकार बीजेपी के सपोर्ट करने लगे। तो ये सीट क्या कह रही है सर जौनपुर? यहीं पर रास्ता फैल गया, यहीं पर जो ये था एनडीए में, यहीं पर रास्ता फैल गया। ठीक है, तो है कानपुर में वो जौनपुर की वो पहचान है, कानपुर में पहचान है जौनपुर कृपा भाई, और वहां भी लोग जानते हैं कि कानपुर और जौनपुर के बीच में बहुत दूरी है, बहुत लंबी दूरी है। हालांकि वो जहाज से आ सकते हैं सक्षम है और अच्छे व्यक्ति है, पॉलिटिकल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लाख अभियोग हो, अच्छा अब राजनीति में अभियोगी है, अपराधी है और फला है, धमाका है, इसका कोई माने नहीं रखता, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रुकता है। बनारस में देखो कौन कौन लोग भाषण दे रहे हैं मंच पे बीजेपी की तरफ से, नाम नहीं लूंगा, मैं खुद डरता हूँ इन सब बातों से, अकेला हूँ, पता नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो आपके जो बाबू सिंह कुशवाहा, क्योंकि यहाँ पर दलित यादव मुसलमान ठीक ठाक है, ठीक ठाक, तो ब्राह्मण ठाकुर भी है वो, ठीक है चलो ब्राह्मण ठाकुर चला गया उधर, लेकिन इधर का एज इधर ज्यादा है मामला ये बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में। लेकिन सर श्याम सिंह यादव को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, अच्छा खासा उन्होंने लीड के साथ जो है यहाँ पर चुनाव जीता था। श्याम सिंह यादव जी जहाँ पर थे वहीं से हो जाते तो क्या दिक्कत थी, टिकट ले लेते, यहीं से बीजेपी फिर आए फिर चले गए। ये तो भाजपा से तो एमपी रहे ना, जी एमपी रहे ना ये, तो ये अब कहीं गिनती में है ही नहीं, जो एमपी था वो गिनती में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माहौल बदल गया ना, माहौल बदल गया ना। और अगर ये टिकट का अगर ज्यादा वोट मान लो ले जाते हैं ज्यादा, तो नुकसान बीजेपी का है, बीजेपी का है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप वो बाबू सिंह कुशवाहा। ठीक है सर, 14 सीटें हो गई हैं और 6 चरण के मतदान हो गए हैं, और हम एक बार फिर से मिलेंगे 7वें चरण के मतदान के दौरान, और शाम 7 बजे 7 से 8 के बीच में आपका इंटरव्यू हम जो है दिखाते हैं जी। लेकिन मैं अनुज फिर बोल दे रहा हूँ, देखिए मौजिक मैजिक है नहीं, इधर संविधान लगा लिया सीने से, फिर भी 10-15% मेरा वो माइनस प्लस रखे रहे ना, मैं ऐसा ना भी नहीं सर, वो आकलन है, हर कोई ये समझता है, पब्लिक भी समझती है कि ऊपर नीचे होता है, तो उसमें 2-4-5 सीटें ऊपर नीचे होती हैं, और आकलन है सर, ये आप लोगों का आकलन ही तो है जो हवा बताता है कि किधर रुख है किधर नहीं है, जनता को सहूलियत मिलती है, और तभी जनता आपको इतना ज्यादा प्यार करती है और इतना देखती है। हम एक बार फिर मिलेंगे सर, दोबारा मिलेंगे 1 तारीख को, फिर हम बैठेंगे, और उसके बाद 4 तारीख तो है ही हमारे सामने बड़ी कवरेज भारत एक सोच पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सुशील सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने